कह रहा है कंसीडर अ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय x इज इक्वल टू t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर माइनस 3t एंड y इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5. h denotes the number of point on which tangent is horizontal. v denotes the number of point where the tangent is vertical. तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है? जहां पे dy by dx 0. वर्टिकल टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है? जहां पर dx by dy 0. याद आ गया? तो अब आपको x क्या दे रखा है? t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर माइनस 3t और y क्या दे रखा है? 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5. यही तो है. तो आप निकालेंगे dx by dt कितना आ जाएगा? बोलो. 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 3. dy by dt निकालोगे कितना आ जाएगा? माइनस 8t. ये आ जाएगा 4t प्लस 3. बोलो सही है. अच्छा, फॉर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट क्या करोगे? dy by dx को क्या कर दोगे? 0. dy by dx का मतलब dy by dt 0. तो 4t प्लस 3 0, यानी t की सिर्फ एक वैल्यू आएगी क्या? माइनस 3/4. यानी जब t माइनस 3/4 होगा तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल. यानी कितनी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगी? एक, क्योंकि t की एक ही वैल्यू आ रही ना. वर्टिकल टेंजेंट के लिए क्या 0 कर दोगे? dx by dy मतलब dx by dt 0 कर दोगे. तो 3t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 3 0 करोगे. यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3t माइनस 1 एंड t माइनस 1, t माइनस 3. देखो dt प्लस 1 एंड t माइनस. तो यहां से t की दो वैल्यू आएंगी 3 एंड माइनस 1/3. तो इसका मतलब कितनी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है? 2. वर्टिकल कितनी है? हॉरिजॉन्टल 1 है, वर्टिकल 2. यानी h प्लस v की वैल्यू कितनी हो गई? कितने लोगों को समझ आया भाई? कोई दिक्कत? अच्छा, जितनी t की पॉसिबल वैल्यू है उतनी तो पॉइंट होंगे ना. क्योंकि अगर हमें t मान लो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने को बोले तो यहाँ पर x और y की जगह क्या रख देना है? t. तो x आ जाएगा और तो वो पॉइंट आ जाएगा जहां पर टेंजेंट कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल. अगर हमसे कहे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की इक्वेशन निकालो तो भी तो निकाल लेंगे. हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? x y इक्वल टू लैम्डा ना. t की वैल्यू यहां रख देंगे तो y इक्वल टू लैम्डा आ जाएगी. अरे बोलोगे? गुड. पहला क्वेश्चन समझ आया? तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल टेंजेंट 3 है. इसमें कोई डाउट है किसी को? पक्का? तो बोलो. अब आओ सेकंड क्वेश्चन देखो. हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो. सारे लगभग वेरिएशन, इतने वेरिएशन होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता. फाइंड ऑल द टेंजेंट ऑफ दिस कर्व पैरेलल टू दिस लाइन. अच्छा, टेंजेंट अगर किसी लाइन के पैरेलल हो और आपको ऐसी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो तो क्या करते हैं? पहला स्टेप, सबसे पहले उस पॉइंट को मान लेते हैं जिस पॉइंट पर टेंजेंट निकालनी होती है. हाँ या ना? तो इसका मतलब y1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ x1 प्लस y1. ये बात कितने लोगों को समझ आ रही है? नहीं तो है. आप उस पॉइंट पे निकालते हैं डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव करोगे तो आएगा dy by dx इक्वल टू माइनस साइन x प्लस वाई इन ब्रैकेट 1 प्लस dy by dx. ये कैसे कर रहा हूं दिख रहा है ना? अब यहां से dy by dx कलेक्ट करोगे तो आंसर आएगा माइनस साइन x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस वाई. दिख गया कि नहीं? इस dy by dx की वैल्यू किस पॉइंट पे निकालोगे? x1 y1 पे. और वो किसके बराबर हो जाएगी? इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है? माइनस हाफ आ रहा है. तो यानी कि ये किसके बराबर होगी? माइनस हाफ. यानी हम कह सकते हैं माइनस साइन x1 प्लस y1 अपॉन 1 प्लस साइन x1 प्लस y1 इक्वल टू माइनस हाफ. यहां से आएगा 2 साइन x1 प्लस y1 इक्वल टू 1 प्लस साइन x1 प्लस y1. तो यहां से साइन ऑफ x1 प्लस y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1. ये बात कितने लोगों को समझ आएगी? बोलो. हाँ है ना? अच्छा सोचो, अगर साइन ऑफ x1 प्लस y1 1 है तो कॉस ऑफ x1 प्लस y1 0 होगा कि नहीं? होगा ना. इसका मतलब y1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0. ये बात समझ में आई? y1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0. अब x1 निकालना है, वो पॉइंट निकालना पड़ेगा ना. y1 0 दिखा कि नहीं ये बताओ? क्योंकि साइन ये आ गया, कॉस की वैल्यू चाहिए थी. साइन अगर 1 है तो कॉस 0 हो गया. जैसे ही कॉस 0 y1 आ गया. अच्छा,
जो x है वो किसके बीच में है, -2 पाई से 2 पाई। यानी यहां से अगर आप देखोगे, यहां से x1 प्लस y1 की वैल्यू अगर ये 1 है, साइन x1 प्लस y1 अगर 1 है, तो x1 प्लस y1 क्या होगा, या तो π/2 होगा, बोलो, या 3π/2 होगा। हाँ है ना। y1 अगर आप 0 ले रहे हो तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2 आ जाएगी कि नहीं? कितने लोगों को ये समझ आया, बोलो भाई। या फिर x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3π/2 आ जाएगी तो, अरे हाँ है ना। अच्छा, इसी पर 1 के लिए पॉइंट नहीं, 3π/2 नहीं ले सकते, -3π/2 1 चाहिए ना। पर 3π/2 पे वैल्यू कितनी होगी, -1। तो दो आंसर आ जाएंगे x1 के। इसका मतलब पॉइंट कौन कौन से आ गए, एक पॉइंट आ गया π/2 0, और एक पॉइंट आ गया -3π/2 0। अच्छा, स्लोप कितना आ गया, स्लोप कितना आ गया, कितना आ गया भाई, -1/2। अब बताओ टेंजेंट की इक्वेशन क्या होंगी, एक होगी y-0/x-π/2 इक्वल टू -हाफ, एक होगी y-0/x+3y/2 इक्वल टू। कितने लोगों को सब समझ आ रहा है, कोई ऐसा जिसको दिक्कत आ रही है तो बताओ। अच्छा, वाई वी आर टेकिंग π/2 एंड -3π/2, क्योंकि हमें वैल्यू किसके बीच में देखनी है, -π/2 -2 से, और ये देखना है जब ये वैल्यू क्या हो 1, तो ये 1 कहाँ होगा, π/2 पे होगा और -3π/2। क्या ये बात दिख रही है सबको? देखो रास्ता हमने अभी भी उतना ही लिया है। अगर हमें ये निकालना था कि इस कर्व पे टेंजेंट जो कि इस लाइन के पैरेलल, तो सबसे पहले हमने इस कर्व पे क्या माना, पॉइंट। पहली इक्वेशन मिल गई, फिर उस पॉइंट पे निकाला डेरिवेटिव, तो टेंजेंट का स्लोप आ गया, वो स्लोप और इस लाइन का स्लोप किया सेम, वहां से कंडीशन आ गई, इस कंडीशन और इस कंडीशन की हेल्प से हमने निकाल लिया पॉइंट। एक बार पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, तो क्या आ जाएगी, इससे ज्यादा कैलकुलेशन इस टाइप के क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं। क्या ये क्वेश्चन समझ आया, बोलो जल्दी, देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तुरंत बताइए, मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर हो तो तुरंत बता दो, कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो वो बता दो। क्या डन है तो लिख लिया, गुड। अब आओ जरा, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बताओ। हाँ भाई, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बताओ। कह रहा है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस कर्व फ्रॉम दिस पॉइंट। अच्छा, मेरा पहला सवाल, जब भी आपको किसी पॉइंट से टेंजेंट निकालनी हो तो पहली चीज ये चेक करोगे कि पॉइंट ऑन द कर्व है या नहीं। क्यों, अगर पॉइंट ऑन द कर्व आ गया तो टेंजेंट निकालने का तरीका आसान हो गया। क्या, आपको सीधा क्या निकालना है, dy/dx, तो आपको क्या मिल जाना है, स्लोप। पॉइंट और स्लोप लेके सीधा टेंजेंट लिख दो। समस्या तब आएगी जब ये पॉइंट ऑन द कर्व नहीं हो, तो आपको वो वाला मेथड लगाना पड़ेगा, आउटर पॉइंट से टेंजेंट वाला। समझ में आ रहा है, सबसे पहले चेक करो 1,2 कहाँ है, कर्व पे है या नहीं, क्विक। तो 4 - 2 - 8 + 8, ये 0 नहीं है। इसका मतलब 1,2 क्या है, आउटसाइड है, नहीं, कर पे है क्या, पक्का तो आउटसाइड है, डिसाइड हो गया कि नहीं। अब आउटसाइड कर्व, अगर पॉइंट आउटसाइड आ गया तो टेंजेंट निकालने का तरीका आपने क्या सीखा है भाई, सबसे पहले कर्व पर एक पॉइंट ले लेते हैं, याद आया तो यानी कि y1² - 2x1³ -4y1 + 8 0, ये जहां जरूरत पड़ेगा उसको लगा देंगे। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड क्या करते हैं, इस पॉइंट पे क्या निकालते हैं, स्लोप, यानी dy/dx करना है। तो 2y × y डैश -6x² -4y डैश इज इक्वल टू 0। यहां से y डैश की वैल्यू देखोगे तो आएगा 6x² / 2y - 4, मतलब 3x² / y - 2।
यानी यहां से अगर हम स्लोप देखेंगे तो y डैश की वैल्यू हमें किस पॉइंट पे निकालनी होती है, x1 y1 पे, 3x1 स्क्वायर अपॉन y1 माइनस 2। ये दिक्कत, कोई स्लोप आ गया। जैसे ये स्लोप आएगा, आउटर पॉइंट P है 1,2, तो ये स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, सेम। अब इस लाइन का स्लोप होगा y1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 1, और ये स्लोप किसके बराबर होगा, 3x1 स्क्वायर अपॉन y1 माइनस 2। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्या है, फर्स्ट और सेकंड को लेके ही हमें कुछ करना है, ये श्योर शॉर्ट है। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, जैसे आप सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे, y1 स्क्वायर माइनस 4y1 प्लस 4 इक्वल टू 3x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू आपको पहली इक्वेशन में दिख रही है, दैट इज 2x1 क्यूब माइनस 4। देखो, ठीक, इसको प्लस फोर लिख देंगे ना, तो ये यही तीनों टर्म है, इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो ये वैल्यू 2x1 क्यूब माइनस 4 हो गई ना, दिखा कि नहीं। अब इसी को आप लिख दोगे 3x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर, क्या ये पूरा रिलेशन x1 में आ गया। यहां से क्या निकल आएगा, x1 आएगा, x1 रखेंगे तो क्या निकल आएगा, y1, x1 आ गया, y1 आ गया, तो क्या निकल आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है तो इससे ज्यादा काम आपको इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं करना है। पहला स्टेप, पॉइंट ले लेना है कर पे, पहली इक्वेशन, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव करके स्लोप निकाल लेना है, और उस स्लोप को दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के स्लोप के बराबर कर देना है। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x1 y1 निकालना है। एक बार x1 y1 आपके पास आ गया, बाकी काम तो आपने कर लिया, कोई दिक्कत। चलिए बताइए, यहां से आएगा x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या लगता है, x1 इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है तो, यानी कि x1 माइनस वन, x1 माइनस वन, x1 माइनस वन, तीन फैक्टर ले लेंगे। वन नहीं कर रहा है, माइनस वन कर रहा है, माइनस वन करा लो, अभी ठीक लग रहा है। देखो, x1 इक्वल टू माइनस वन सेटिस्फाई कर रहा है तो x1 प्लस वन से डिवाइड करेंगे। अच्छा, मैं डिवाइड ऐसे करता हूँ, x1 स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ये आएगा x1 क्यूब माइनस x1 स्क्वायर, 3x1 चाहिए तो यानी कि -2x1 और ले लो, तो -2x1 स्क्वायर -2x1 आ गया, 2x1 चाहिए ही नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया। ओहो, -1 सेटिस्फाई कर रहा है। कर रहा है -1 -3 प्लस 4, यानी x1 प्लस वन रखें, ओहो प्लस वन रखेंगे तो यहाँ प्लस आएगा ना, प्लस आएगा तो यहाँ 4 चाहिए होगा आपको, वो भी माइनस का 4x1, तो यहाँ आ जाएगा -4x1 स्क्वायर और -4, तो यहाँ आपको चाहिए होगा +4x1 प्लस 4 इक्वल, बेसिकली ये डिवीजन ही है, तो ये आ गया x1 स्क्वायर -4x1 प्लस 4, और ये आ गया x1 प्लस 1। अब ये फैक्टराइज हो गया x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया x1 प्लस 1, तो x1 की एक वैल्यू 2 आ गई और एक वैल्यू -1। देखो कोई दिक्कत आया समझ में, बोलो भाई, कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। x1 की एक वैल्यू 2 और एक -1 आई कि नहीं आई। अब अगर आप x1 को 2 लेके चलोगे तो y1 कितना आ रहा है बताओ। x1 को 2 लोगे तो आएगा y1 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 -16 -4y1 प्लस 8 इक्वल टू 0। यहां से आएगा y1 स्क्वायर -4y1 -8 इक्वल टू 0। सही लिखा है, चेक करियो, सही लिखा है। यहां से y1 की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ। चेक करो, सही लिखा है, 2 प्लस माइनस 2√3। आप क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप x1 को -1 लेके चलेंगे तो क्या आएगी इक्वेशन, y1 स्क्वायर -4y1, और ये कितना बनेगा
-2 + 8, तो प्लस का 6 आ जाएगा क्या? क्या यहाँ से कोई वैल्यू आएगी? इसका डी नेगेटिव आ जाएगा, चेक करियो। हाँ 10 होगा। अच्छा तो भी डी नेगेटिव आ रहा है कि नहीं? अरे 10 रखने पे भी डी नेगेटिव, तो यहाँ से तो कोई रियल आएगा नहीं, तो ये वेस्ट हो गया। इसका मतलब पॉइंट जिन पे टेंजेंट निकालनी है वो क्या आ गए? 2 2 ±2√3। अरे हाँ ये ना, अब एक पॉइंट मिल गया हमें, तो एक पॉइंट ले लो 2, 2 + 2√3, और एक पॉइंट ले लो 2, 2 - 2√3, और एक पॉइंट हमें 1, 2 दे ही रखा है। क्या हम इन दोनों पॉइंट को लेके टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं? अरे बोलोगे कुछ? लिख सकते हो तो क्या लिखोगे बताओ? y-2 x-1 इक्वल टू 2 + 2√3 - 2 और 2 - 1। फिर y-2 अपॉन x-1 इक्वल टू -2√3/1। तो एक आंसर आएगा y-2 x-1 इक्वल टू 2√3, एक आएगा y-2 x-1 इक्वल टू -2। क्या ये तरीका हमें समझ में आया? बताओ, बोलो भाई। कोई दिक्कत आ रही है तो अपनी बात बताओ तुरंत। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने उस पॉइंट को एज्यूम किया x1 y1, पहली इक्वेशन बना ली। इसके बाद हमने उस पॉइंट पे निकाला डेरिवेटिव, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन से स्लोप, और दोनों को इक्वल किया। दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सिंप्लीफाई करके x1 में इक्वेशन बना ली, वहां से x1 की वैल्यू निकालनी, x1 की वैल्यू पे y1 निकालेंगे। इससे कोई y1 आएगा नहीं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का डी निगेटिव आ गया, तो कोई रियल आएगा नहीं। इससे y1 की पॉसिबल वैल्यू आई, x1 y1 से पॉइंट आया, पॉइंट को लेके लाइन की इक्वेशन आ गई। ये आपकी पॉसिबल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। और इतना कैलकुलेशन ऐसी सिचुएशन में करना पड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं कि ये कैलकुलेशन करने से अपने आप को बचा सकते हो, करना पड़ेगा वहां पे। अगर ऐसा सिचुएशन आ गया आउटर पॉइंट से, तो इतना कैलकुलेशन एग्जाम में करना पड़ता है, तो आदत होनी चाहिए इतने कैलकुलेशन को करने की जल्दी से। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक चीज ऑब्जर्वेशन में देखनी थी, ये इसकी वैल्यू आपको पहली इक्वेशन से लेनी थी, और वो दिख भी रही है, क्योंकि y1² 4y1 दिखता है। आप इस अगर मान लो ये 4 एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी, तो इतने की वैल्यू तो रख ही सकते थे ना, 2x1 - 8, तो भी घूम के यही आ जाता ना। और ये वैल्यू तो दिखती है ना, इस इक्वेशन से नहीं दिखती है। बोलो भाई। तो आउटर पॉइंट से टेंजेंट कैसे डील करते हैं, समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत आ रही हो तो अपनी बात बता सकते हो। काम उतना ही करना है जो मैंने सिखाया है। सबसे पहले उस पॉइंट को एज्यूम कर लेना है, एक इक्वेशन, पॉइंट और लाइन को ज्वाइन करके स्लोप निकालना, और उस पॉइंट पे डेरिवेटिव करके स्लोप निकालना है, दोनों को इक्वल करना है। दो इक्वेशन दो अननोन, सिंप्लीफाई करके वो अननोन निकाल लेने। एक बार कर्व पे पॉइंट आ गया तो टेंजेंट लिखना, टेंजेंट लिख लोगे, नॉर्मल लिखना है, नॉर्मल लिख लोगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। इससे ज्यादा वेरिएशन होगा नहीं। बात समझ में आई? बोलो भाई। गुड। अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फोर्थ में थोड़ा दिमाग चलाइए, क्वेश्चन आराम से पढ़िए, समझिए क्या कहना चाह रहा है, आंसर बताइए। 1 मिनट है आपके पास। ग्रेडियंट का मतलब होता है उस पॉइंट पे स्लोप। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? स्लोप एट द पॉइंट। ये जो लिखा है ना वर्ड ग्रेडियंट, इसका मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट। तो ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन आराम से पढ़िए फिर सॉल्व करिए, क्विक। एक कर्व है जो कि एक्स एक्सिस को टच करता है, किस पॉइंट पे? अच्छा, एक्स एक्सिस को टच करता है, इससे क्या समझे? यानी एक्स एक्सिस पे उसकी टेंजेंट है। अरे हाँ है ना भाई, टच करता मतलब एक्स एक्सिस उसकी टेंजेंट हो गई ना।
इसका मतलब f ऑफ -2 की वैल्यू तो 0 हो गई पहली चीज, क्योंकि -2, 0 ऑन द कर्व होगा। दूसरा f डैश -2 भी 0 हुआ ना, क्योंकि वहां पर उसकी टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू 0 हुई कि नहीं। इसका मतलब -2 पर उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो भी कितना आएगा, 0। ये बात दिखी पहले स्टेटमेंट से, हाँ है ना। यानी अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस को टच करता है किसी पॉइंट पर α, 0 पे, तो एफ अल्फा 0 होता है पहली चीज, और एफ डैश अल्फा भी 0। ये बात समझ में आती है कि नहीं, बोलो। गुड, आगे बढ़ो। फिर कह रहा है कट्स दी वाई एक्सिस, मतलब वो वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट पे ग्रेडियंट कितना है। अच्छा, कोई कर्व वाई एक्सिस को कब कट करता है, जब उसमें एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं, 0। अब ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करता है ये बताओ। एक्स की वैल्यू 0 रखो तो वाई कितना आ जाएगा, 5। यानी ये 0,5 पे कट करता है किसको, वाई एक्सिस को। उस जगह डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है। ये हो गया रिजल्ट, 3 रिजल्ट आ गए, हाँ है ना। और कितने वेरिएबल निकालने हैं, खत्म। पहले एफ ऑफ -2 करोगे तो आएगा -8a प्लस 4b प्लस सॉरी -2c इज प्लस 5 इक्वल टू 0। एफ डैश करोगे तो कितना आएगा, 3ax² प्लस 2bx प्लस c, अरे हाँ है ना। तो एफ डैश -2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12a माइनस 4b प्लस c इक्वल टू 0, यही तो आएगा। और इस पर 0,5 पे अगर टेंजेंट निकालोगे तो कितना आएगा, c। अरे बोलो, और वो कितना दे रखा है, 3। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 3। c की वैल्यू 3 दोनों इक्वेशन में रख दो, a और b में 2 इक्वेशन, 2 अननोन, सिंपलीफाई a एंड b। बताओ जल्दी से कितना आ रहा है, b -3/2 और c 3 आ रहा है। देखो यही आ रहा है, तो a की वैल्यू बता रहे हैं -½ आ रही है, -6। सही है, तो इसका मतलब एफ एक्स लिख लेंगे आप। वैसे एबीसी निकालना था। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अब ये फील समझ में आई, टचेस दी एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट की वैल्यू, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 पहला कंडीशन, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव भी 0 दूसरा कंडीशन। देखिए भाई, टचेस का मतलब क्या होता है, समझ आ रहा है तो आंसर ये आ रहा है। तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, एक बार बस उसको समझना था कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 3 वेरिएबल थे, 3 कंडीशन थी, तीनों में इक्वेशन बना के सॉल्व कर देना। समझ आया तो, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, बोलो भाई। इसके बाद जो अगली सिचुएशन पॉसिबल है वो ये है, हाँ एक ये क्वेश्चन, कर्व अगेन, पहले ये वाला करो फिर एक कर्व अगेन वाला कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो आराम से। हम्म, हाँ भाई, बड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि पी पॉइंट है इस कर्व पे, हाँ है ना, उस पर खींचा गया है टेंजेंट जो कि कर्व को दोबारा कट कर दे रहा है, कहाँ, कर्व को ही कट कर रहा है। ओपी और ओक्यू दोनों ओरिजिन से ज्वाइन किए गए हैं,
तो उसका जो एंगल है वो ए और बी है, तो tan a tan b बताना है। यानी कि अगर किसी लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल थीटा है तो उसका tan उस लाइन का स्लोप होता है, ये तो पता होगा। इसका मतलब जो tan a है वो OP का स्लोप है और जो tan b है वो यही है। अब देखो जब इस टाइप की सिचुएशन आती है तो डील कैसे किया, अगर आप x1 y1 x2 y2 लेके चलोगे तो अननेसेसरी कैलकुलेशन आ जाएगा, तो उससे बेटर है कि आप पैरामीट्रिक पॉइंट एज्यूम कर लो। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप पैरामीट्रिक पॉइंट ले सकते हो क्या, x को ले लो x³ एंड 2y3, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमा लैम्डा क्यूब, देखो ये ऑन द कर्व है, 3 into 2 is 6 ना, अरे हाँ है ना, बोलो ये पॉइंट ऑन द कर्व है कि नहीं है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब हमारे पास दो वेरिएबल नहीं, कितने वेरिएबल हो गए, एक, दिखा कि नहीं। अच्छा ये मैंने कैसे सोचा उसका लॉजिक ये है, ये आप भी सोच सकते थे ऐसे, x को अगर लैम्डा लोगे तो y की वैल्यू लैम्डा की पावर 3/2 है, ये तो दिखता है सबको यार। अगर x को लैम्डा ले लें तो y लैम्डा की पावर 3/2 आएगा। हमने बस इसी को हटा दिया है लैम्डा स्क्वायर लेके, समझ आया कि नहीं, क्योंकि 3/2 पावर से ज्यादा बेटर है 2 और 3 पावर अलग अलग देखना, हाँ है ना। तो आप ऐसे इसको सोच सकते थे। अच्छा इस टाइप की सिचुएशन में पैरामीट्रिक लगाना ही एक तरीका है जिससे आपका कैलकुलेशन कम होगा और आप उसको आसानी से डील कर पाओगे। अब आओ सिचुएशन, कर पर एक पॉइंट लिया गया है P, तो मान लो λ1 का स्क्वायर कॉमा λ1 का क्यूब, उस पर खींची गई है टेंजेंट जो कि कर्व को ही दोबारा कट कर दे रही है क्यू पे, तो क्यू पॉइंट ऑन द कर्व है, तो λ2 का स्क्वायर λ2 का क्यूब, यहां तक कोई दिक्कत, अरे बोलो। अच्छा P और Q दोनों पॉइंट मिल चुके हैं, अगर हम P को ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो OP लाइन का स्लोप कितना होगा, λ1, अरे बोलो, तो OQ लाइन का स्लोप भी कितना होगा, m1 एंड m2 भी λ2 होगा। यहां तक ओके हो। हमें चाहिए tan A बाई tan B, इसका मतलब हमें चाहिए λ1 बाई, एम समझ में आया क्या है, हमें चाहिए λ1 बाई λ, यहां तक कोई दिक्कत। अब कंडीशन क्या है, इस पॉइंट पे टेंजेंट है जिसका स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर है, कहना तो यही चाह रहा है ना, नहीं समझे, अरे इस पॉइंट पे टेंजेंट खींची गई वही तो कर्व को दोबारा कट कर रही है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो खींची गई टेंजेंट का स्लोप होगा वो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के स्लोप के बराबर होगा या नहीं। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप का मतलब निकालना पड़ेगा dy बाई dx, तो आएगा 2y y डैश इक्वल टू 3x स्क्वायर, y डैश की वैल्यू आएगी 3/2x स्क्वायर, यानी कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो कितना आ जाएगा 3/2, सॉरी y भी आएगा 3/2 लैम्डा क्यूब का λ1 का स्क्वायर अपॉन λ1 क्यूब, λ1 का स्क्वायर अपॉन, लिखा क्या लिखा है मैंने, ऐसे लिखो 3/2x स्क्वायर y और यहां लिख दो λ1 स्क्वायर λ1 क्यूब, तो क्या आएगा ये 3/2 λ1 की पावर 4 λ1 का क्यूब, तो क्या ये 3/2 λ1 आएगा, नहीं आएगा, λ1 ऊपर आएगा। चल अभी तक कोई दिक्कत। अब हमें ये करना है कि 3/2 λ1 को किसके बराबर करना है, λ2 क्यूब λ1 क्यूब अपॉन λ2 स्क्वायर λ1 स्क्वायर। अब ए क्यूब बी क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो λ2 स्क्वायर λ1 स्क्वायर प्लस λ1 λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 λ1 स्क्वायर प्लस 3 λ1 λ2 इक्वल टू 2 λ2 स्क्वायर 2 λ1 स्क्वायर प्लस 2 λ1 λ2। यहाँ तक कोई दिक्कत, सब कुछ एक तरफ ले आओगे तो आएगा λ1 स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस λ1 λ2 और प्लस का सॉरी माइनस का 2 λ2 स्क्वायर, चेक करियो सही लिखा है हाँ है ना। अच्छा हमें λ1 λ2 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए λ1 बाई λ, पूरी इक्वेशन को λ2 स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो 2 λ1 बाई λ2 चाहिए ना, तो λ2 स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा λ1 बाई λ2 का होल स्क्वायर प्लस λ1 बाई λ2 माइनस 2 इक्वल टू 0, ये फैक्टराइज हो रहा है λ1 λ2 माइनस 1
लैम्डा 1/λ2 +2। यहां से λ1/λ2 की वैल्यू या तो 1 आएगी या -2। इन लोगों को समझ आया पूरा? नहीं आ रहा? ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में दो चीजें सीखने वाली थी। जब इस तरह की सिचुएशन आए तो हम अपना क्वेश्चन पैरामीट्रिक के हेल्प से हैंडल करेंगे, जिससे हमारा कैलकुलेशन कम होगा। क्योंकि अगर हम x1 y1 x2 y2 लेके चलेंगे तो अननेसेसरी कन्वर्जन लगाना पड़ेगा कि नहीं। बार बार जहां जहां x1 स्क्वायर आएगा उसको y1 क्यूब लिखना पड़ेगा और चीजें अननेसेसरी कैलकुलेशन में जाएंगी। तो उससे बेटर है पैरामीट्रिक पॉइंट कैसे अज्यूम करते हैं सीख गए। लैम्डा कॉमा लैम्डा की पावर 3/2 लिखना आसान था, बट इससे बेटर क्या लिख दो, लैम्डा स्क्वायर कॉमा लैम्डा क्यूब। अगर ये पॉइंट लैम्डा स्क्वायर तो ये पॉइंट लैम्डा 1 स्क्वायर कॉमा लैम्डा 1 क्यूब मान लिया। क्योंकि क्यू पॉइंट भी ऑन द कर्व है तो इसको मिल लिया लैम्डा 2 स्क्वायर कॉमा लैम्डा 2 क्यूब। पी और क्यू दोनों पॉइंट आ गए लैम्डा के टर्म में, हाँ या ना। कंडीशन ये कह रही है कि पी पे टेंजेंट है और वो क्यू पे कट कर रही है, यानी पी पे जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो पी क्यू लाइन के स्लोप के बराबर होगा। कंडीशन तो यही पड़ी है ना। जैसे दोनों स्लोप को बराबर करोगे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में इक्वेशन आएगी। हमें ओपी और ओक्यू के स्लोप का रेशियो चाहिए, यानी हमें चाहिए λ1/λ2। λ1/λ2 में इक्वेशन बनाएंगे, आंसर निकालेंगे। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? आंसर क्या दिया? एक -2 दिया है। नहीं 1 नहीं होगा ना, दोनों पॉइंट एक ही जगह आ जाएंगे। λ1 = λ2 पॉसिबल नहीं ना, अदरवाइज दोनों पॉइंट एक ही जगह आ जाएंगे। अरे सोच के देखो ना, अगर λ1 λ2 के बराबर आ गया तो ये और ये पॉइंट कॉन्साइड कर गए ना। अगर कॉन्साइड कर गए तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट कैसे होंगे? अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब आंसर सिर्फ क्या होगा, -2, ये नहीं। बिकॉज λ1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा। ये तो अंडरस्टूड चीज थी भाई, दो डिस्टिंक्ट लैम्डा चाहिए ना आपको। अगर एक ही लैम्डा आ गया तो फिर मतलब नहीं है ना, तो आंसर -2 आएगा, 1 नहीं है। कितने लोगों को समझ आया? क्वेश्चन की अप्रोच क्लियर हुई? कोई डाउट आ रहा है तो बोलो। नोट हो गया? नोट करो, दिख रहा है तो। पैरामेट्रिक पॉइंट, पैरामेट्रिक पॉइंट लेने से आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे आप उसको आसानी से डील कर सकते हैं। काम इससे ज्यादा नहीं करना होगा, ये मैक्सिमम वेरिएशन पे क्वेश्चन है, इससे ज्यादा वेरिएशन टेंजेंट नॉर्मल में नहीं आता। हो गया? लिख लिया तो चलिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 6, एक ये 6 भी आ सकता है, मतलब 6 में भी ज्यादा कुछ नहीं है। एक पॉइंट पे टेंजेंट है और दूसरे पॉइंट पे नॉर्मल है। खैर क्वेश्चन तो करने वाला ही है, बट कैलकुलेशन एक बार कैसे हैंडल करेंगे इसको देख लो बस। देखो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक पॉइंट पे टेंजेंट है और दूसरी पॉइंट पे क्या है, नॉर्मल। तो एक पॉइंट पे dy/dx करके किसका स्लोप निकालेंगे, टेंजेंट का। एक पॉइंट पे dy/dx करके किसका स्लोप निकालेंगे, नॉर्मल का। और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, इक्वल। वो भी किसके इक्वल, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के स्लोप के।
क्वेश्चन समझे कि नहीं? क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज टेंजेंट एट वन पॉइंट, नॉर्मल एट अनदर पॉइंट फॉर दिस कर्व। मतलब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक पॉइंट पे वो टेंजेंट है और दूसरे पॉइंट पे वो नॉर्मल है, सेम कर्व के लिए। दिखा? सेम कर्व के लिए आपकी जो लाइन है वो इस पॉइंट पे टेंजेंट है और इस पॉइंट पे क्या है, नॉर्मल। इसका मतलब कंडीशन क्या होगी, पी पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्यू पे स्लोप ऑफ नॉर्मल, दोनों किसके बराबर होंगे, स्लोप ऑफ पी क्यू। नहीं समझे? मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कहां पे, एट पी, इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल कहां पे, एट क्यू। ये किसके बराबर होंगे, स्लोप ऑफ पी क्यू। ये कंडीशन लगेगी। नहीं समझे? अरे बोलो। अच्छा, कर्व पैरामीटर के पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है, तो ये दोनों पॉइंट भी आप पैरामीट्रिक फॉर्म में ही अज्यूम करेंगे। तो पहला पॉइंट T1 पे ले लो और दूसरा पॉइंट T2 पे। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 8T1 क्यूब माइनस 1 कॉमा 4T1 स्क्वायर प्लस 3। Q पॉइंट कितना आ गया, 8T2 स्क्वायर माइनस 1 कॉमा 4T2 स्क्वायर प्लस 3। अब पहले तो dy बाई dx निकाल लेते हैं। तो dy बाई dx कितना हो जाना है, 24t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60, 8t। अच्छा 8t, फिर 3t आ रहा है क्या, बोलो भाई। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया, 3t1। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया, -1/3t2। और दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप कितना आया, 4t2 स्क्वायर 4t1 स्क्वायर। अरे हाँ या ना। और 8t2 क्यूब माइनस 8t1 क्यूब, बोलो। इसी को सॉल्व करोगे तो 1/2 बाहर, T1 प्लस T2 अपॉन T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ये मैंने, सही है तो। अच्छा, इन दोनों को इक्वल करोगे तो पहली कंडीशन मिलेगी क्या, T1 इंटू T2 इक्वल टू -1/9। अरे हाँ या ना। यानी कि अगर हमें T2 कहीं चेंज करना है तो हम उसको -1/9 T1 लिख देंगे, क्योंकि जब तक T1 T2 नहीं आएंगे तब तक पॉइंट नहीं आएंगे। एक बार पॉइंट आ जाएंगे तो लाइन की इक्वेशन तो लिख ही लोगे ना। यानी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए T1 T2 चाहिए और एक रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन दोनों में से किसी के भी बराबर कर दो। तो 6T1 T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है ये, 6T1 क्यूब 6T1 T2 स्क्वायर प्लस 6T1 स्क्वायर T2 इक्वल टू T1 प्लस T2। चेक करियो सही लिखा है। हाँ हाँ। क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? अभी करो, अपनी कॉपी में करो फिर। तो स्टार्टिंग से ही गलत हो गया ना। पी पॉइंट आएगा 4T1 स्क्वायर प्लस 3 8T1 क्यूब -1। क्यू पॉइंट आएगा 4T2 स्क्वायर प्लस 3। अपनी कॉपी में सॉल्व करो भाई। तो यहाँ से आएगा 3T1 इक्वल टू -1/3T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। इन दोनों को इक्वल करेंगे तो आएगा T1 T2 इक्वल टू -1/9। इन दोनों को इक्वल करोगे तो आएगा 3T1 स्क्वायर प्लस 3T1 T2 इक्वल टू 2T1 स्क्वायर प्लस 2T2 स्क्वायर प्लस 2T1 T2। सबको एक तरफ ले आओगे तो आएगा T1 स्क्वायर प्लस T1 T2 माइनस 2T2 स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ से क्या करो, T2 की वैल्यू रख दो -1/9 T1 रख दो जरा। तो T1 स्क्वायर माइनस 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 T2 की वैल्यू रख दो तो -1/9।
और -2/81 T1 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो तो आएगा 81 T1 क्यूब और माइनस माइनस 9 T1 और -2 इक्वल टू 0। देखो ये आ रहा है क्या? हम्म कैलकुलेशन ठीक है तो नहीं नहीं, यहाँ से T1 की कोई वैल्यू मिल रही है? 19 क्या निकालना है? कहाँ पे ये आएगा? देखो कोई वैल्यू मिल रही है? 1 तो नहीं आ रही है, -1 भी नहीं आ रही है, 2 आ रही है? 2 भी नहीं आ रही होगी। आ तो रही है, 1/3 आ रही है। देखो आ रही है ना 1/3। 3 - 3 = 0। देखा? अच्छा, why we guess 1/3? Because we are using 81 and 9। 81 और 9 यूज कर रहे हैं ना, तो इस बात की हायर पॉसिबिलिटी है कि 1/3 सेटिस्फाई कर जाए। क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए दिया है भाई, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जरूर यूज हो रही होगी जो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगी। तो वो वैल्यू 1/3 दिखी। 1/3 वाई वी आर गेसिंग 1/3 फील आया? बिकॉज वी आर यूजिंग 81 एंड 9। अरे हाँ है ना, जैसे ही 1/3 दिखेगा तो 3T1 + 1 सॉरी -1। ये दिखा ना सबको 1/3, बोलो 3T1 - 1, 3T1 - 1 लिख लेंगे। यहाँ पे लेंगे 27T1 स्क्वायर, तो 81T1 क्यूब आएगा। 81T1 क्यूब -27T1 स्क्वायर आएगा। और हमें चाहिए 9T1 स्क्वायर, तो यहाँ क्या ले लोगे? नहीं कर रहा 1/3। अच्छा, T1 की पावर 4 हो गए। 1/3 नहीं कर रहा तो और आसान हो गया। T1 स्क्वायर को एक के मान लो। अरे बोलो भाई, अब तो और जल्दी हो जाना है तो। बताओ, कुछ कॉपी पेन खुद से भी करो यार, सब मुझी से करा ले रहे हो। खुद भी कुछ कैलकुलेशन करो, एग्जाम तुम्हारा है, मेरा थोड़ी नहीं है। हाँ, इसको ब्रेक किया किसी ने? तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ रही है √2/3, चेक करियो। आ रही है तो क्यों? क्योंकि k की वैल्यू -1/9 पॉसिबल नहीं है। अगर T1 √2/3 है तो T2 कितना होगा? -9/3, यानी -27/√2 होगा कि नहीं? -9/T1 ना। अच्छा, 1/9 में क्या क्या है? 9 नीचे आएगा मतलब। अभी ठीक है, यानी कि -1/3√2। अभी ठीक है। एक बार T1 T2 आ जाएंगे, T1 T2 से जो करना हो कर लेंगे। कर लोगे तो ये बोलो। एक बार T1, अब क्या करोगे? यहाँ पे एक बार T1 रख दोगे एक पॉइंट, एक बार T2 रख दोगे दूसरा पॉइंट,
T1 T2 को ज्वाइन करके टेंजेंट नॉर्मल या लाइन की इक्वेशन लिखनी, लिख दो। प्रोसेस समझ में आया क्या था? हमने पैरामीट्रिक में T1 T2 माना, एक पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप लिखा, दूसरे पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप लिखा, और दोनों लाइन को ज्वाइन करने का स्लोप लिखा। एक बार इन दोनों को बराबर किया, T1 T2 का रिलेशन, एक बार इन दोनों को बराबर किया, T1 T2 का रिलेशन। दोनों रिलेशन की हेल्प से T1 T2 की वैल्यू आ गई, पॉइंट आ गया, तो बाकी चीजें हमने करी ली। कोई दिक्कत? समझ गए तो बोलो भाई, पक्का? गुड। अब बाकी ये वाला क्वेश्चन घर से सॉल्व करना है आपको, ये वाला। एक ये क्वेश्चन और करना है, क्योंकि इसमें भी एक ट्रिक है जो आपको पता होनी चाहिए। पहले अपने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है, प्रूफ करना है। ये जब क्वेश्चन आया था एग्जाम में ना, ये क्वेश्चन एक बार जेई में पूछा गया है, तब इसकी वैल्यू पूछी गई थी, x1 बाई एक्स नॉट प्लस y1 बाई वाई नॉट की वैल्यू क्या आएगी? आंसर क्या था? -1। बताओ। क्वेश्चन में ये है कि एक पॉइंट पे टेंजेंट खींची गई है और वो कर्व को दोबारा किस पॉइंट पे मीट करती है? x1 y1 पे। तो कंडीशन तो डील करना जानते हैं ना, दोनों पॉइंट कर्व पे सेटिस्फाई करेंगे, एक कंडीशन वहां से आएगी, अरे हाँ है ना। फिर एक पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप और दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप इक्वल करेंगे, दूसरी कंडीशन वहां से आएगी, दोनों कंडीशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज सीखनी है कि सिंप्लीफाई करते कैसे, क्योंकि कुछ भी करके सिंप्लीफाई करोगे तो फंस जाओगे। इसकी एक पर्टिकुलर टेक्निक है, उसी से सिंप्लीफाई करेंगे। पहले खुद से अटेम्प्ट दो, वरना उस टेक्निक का इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे। क्वेश्चन में करना ज्यादा कुछ नहीं, कंडीशन जो लगानी है वो तो सिंपल दिख रही है, क्योंकि एक पॉइंट पे टेंजेंट है, वो कर्व को दोबारा दूसरे पॉइंट पे कट कर रही है, और इसमें क्या कंडीशन लगती है मैंने आपकी कॉपी में लिखवा रखी है, बस उतनी कंडीशन लगानी है। कंडीशन इज नॉट अ बिग डील। बिग डील है कि उस कंडीशन को सिंप्लीफाई करके आंसर लिखो। पहली कंडीशन तो आ रही होगी एक्स नॉट क्यूब प्लस वाई नॉट क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। दूसरी आ रही होगी x1 क्यूब प्लस y1 क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। ये दो कंडीशन तो सबने बना ली होंगी, अरे हाँ है ना। फिर इसका आपने डेरिवेटिव क्या होगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0। यहाँ से y डैश की वैल्यू आई होगी -x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। आपको x नॉट वाई नॉट पे निकालना होगा स्लोप, यही तो है, तो वो आ गया होगा -x नॉट स्क्वायर बाई वाई नॉट स्क्वायर। इस स्लोप को बराबर आपने करना है किसके? y1 माइनस वाई नॉट अपॉन x1 माइनस एक्स नॉट के। बोलो, नहीं तो है। ये हो गई दूसरी कंडीशन, दिखा? इन दोनों की हेल्प से आपको आंसर निकालना है। आप ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को अप्रोच कैसे लेनी थी। ये ए क्यूब इक्वल है, इसको कर देना इक्वल, तो एक्स नॉट क्यूब प्लस वाई नॉट क्यूब इक्वल टू x1 क्यूब माइनस वाई1 प्लस वाई1 क्यूब आया। हमें चाहिए x1 माइनस एक्स नॉट और y1 माइनस वाई नॉट, चाहिए कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, x1 माइनस एक्स नॉट क्यूब एक तरफ ले लो, वाई नॉट क्यूब माइनस वाई1 क्यूब एक तरफ ले लो। अरे हाँ है ना, देख लो कोई दिक्कत आ रही हो तो। यहां से क्या करोगे, वाई नॉट माइनस वाई वन अपॉन एक्स नॉट, x1 माइनस एक्स नॉट की वैल्यू लिखोगे तो आएगी वाई नॉट स्क्वायर वाई1 स्क्वायर प्लस वाई1 वाई नॉट, x1 स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस x1 एक्स नॉट। चेक करियो, सही है तो देख लो, कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। सही है वैल्यू। अब ये दोनों इक्वल हैं, रिवर्स आएगा क्या? यहाँ पे आएगा x1 स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस x1 x2, और यहाँ पे क्या आएगा y1 स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस, अभी ठीक है तो अभी दोनों इक्वल हैं। बोलो, दोनों को उठा के इक्वल कर दो, तो यहाँ से आएगा एक्स नॉट स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर किसके बराबर? बोलो,
x1 स्क्वायर प्लस x0 स्क्वायर प्लस x1 x2, y1 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर प्लस y ओ, ठीक है। तो यहाँ तक देखो। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा ना माइनस कहाँ गया, यहाँ पे माइनस एडजस्ट होगा ना, यहाँ से एक माइनस कॉमन आएगा तो, अरे बोलो। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो लीनियर रिलेशन में है ना, तो हम क्या करेंगे, एक्स नॉट स्क्वायर और वाई नॉट स्क्वायर से इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड। यहां डिवाइड करोगे तो आएगा y1 बाई वाई नॉट का होल स्क्वायर प्लस 1, y1 बाई वाई नॉट। यहां डिवाइड करोगे तो आएगा x1 बाई एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस 1, x1 बाई एक्स नॉट। 1 और 1 क्या हो गए, कैंसिल आउट। y1 बाई वाई नॉट का होल स्क्वायर माइनस x1 बाई एक्स नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू x1 बाई एक्स नॉट माइनस y1 बाई वाई नॉट आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो y1 बाई वाई नॉट प्लस x1 बाई एक्स नॉट इक्वल टू x1 बाई एक्स नॉट माइनस y1 बाई वाई नॉट। यहाँ पे आएगा y1 बाई वाई नॉट माइनस x1 बाई एक्स नॉट, ये और ये कैंसिल करोगे -1 आएगा। यहाँ से आंसर आएगा y1 बाई वाई नॉट प्लस x1 बाई एक्स नॉट इक्वल टू माइनस। समझ में आया। और ये सॉल्व करना टेक्निक है, बिना इसके क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। कुछ भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा तो फिर निकल लोगे उधर ही, फिर वापस यहाँ नहीं आ पाओगे। और मैं अब ये टेक्निक सोची क्यों गई थी, उसका लॉजिक ये था, पहली बात ये ए क्यूब है, दिखा है ना, तो इक्वल करेंगे तो यहां से एक्स नॉट x1 वाई नॉट y1 एक तरफ लेंगे। अच्छा, इन दोनों को एक तरफ लेने का दिमाग क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए उसमें ये चाहिए, और ये तब आएगा जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इससे बनेगा। इसीलिए दोनों को इक्वल करके इस रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, इसको इक्वल करेंगे, फिर सिंप्लीफाई। नोट कर लीजिएगा। समझ में आया तो कैलकुलेशन लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना होता है इन चीजों का। कुछ भी कैलकुलेट नहीं करते हैं, कैलकुलेशन को देखते हैं, ऑब्जर्व करके कैलकुलेशन किया जाता है। कुछ भी नहीं कि ए बाई बी दिखा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं है। कई बार चीजें एडजस्टमेंट में चलती हैं जहां हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। हो गया तो लिख लिया। बढ़े आगे। अब बात करते हैं एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन कर्व्स। y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी। दो कर्व के बीच का एंगल पूछा जाएगा, इस बात की पॉसिबिलिटी कम है, बट उसको कहीं किसी क्वेश्चन में यूज कर लिया जाएगा, इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। देखिए, दो कर्व के बीच का एंगल, इसका मतलब सिंपल होता है, जिस पॉइंट पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे दोनों कर्व की टेंजेंट के बीच का एंगल। याद रखिएगा, एंगल जो है वो हमेशा लाइन के बीच में होता है, एंगल हमेशा लाइंस के बीच में होता है। तो दो कर्व के बीच का एंगल अगर आप निकाल रहे हैं
तो दोनों कर्व जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे टेंजेंट के बीच का एंगल निकालोगे या उस पॉइंट पे नॉर्मल के बीच का एंगल निकालोगे। ठीक, अगर दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उनके बीच का एंगल कभी डिफाइन नहीं होता। तो अगर आपने दो कर्व के बीच का एंगल निकाला है तो ये अंडरस्टूड है कि दोनों कर्व इंटरसेक्टिंग होंगे। अगर दो कर्व इंटरसेक्टिंग नहीं होंगे तो उनके बीच का एंगल डिफाइन नहीं होगा। अब आपके दिमाग में एक जनरल थॉट बना होगा, दो कर्व अगर पैरेलल हैं तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। हाँ या ना? उनके बीच का जो एंगल 0 डिग्री होता है वो इंटरसेक्टिंग की वजह से नहीं होता है, वो इसलिए होता है कि किसी भी पॉइंट पे जो आप टेंजेंट खींचेंगे वो पैरेलल हो, और पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री, क्योंकि उनका स्लोप सेम होता है। पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि दो लाइनें जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक उनके बीच का एंगल डिफाइन नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। दो कर्व के बीच का एंगल आप सिर्फ एक कंडीशन में निकाल सकते हैं, अगर वो इंटरसेक्टिंग है। अगर दो कर्व इंटरसेक्टिंग नहीं है तो उनके बीच का एंगल डिफाइन नहीं होगा। बात समझ में आ गई? अब एंगल अगर इंटरसेक्टिंग कर्व है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा तो एंगल का मतलब सिंपल है, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दोनों कर्व की टेंजेंट लिखो, उनके बीच का एंगल निकाल दो, या दोनों कर्व की नॉर्मल लिखो और उनके बीच का एंगल निकाल दो। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब एंगल बिटवीन दी कर्व्स का मतलब क्या हो गया? एंगल बिटवीन टेंजेंट स्लैश नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, यानी दोनों कर्व का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पे खींची गई टेंजेंट या उस पे खींचे गए नॉर्मल के। अच्छा, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पे डेरिवेटिव होता है। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पे, क्वेश्चन खत्म। ये थे दो कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स। सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स को सॉल्व करोगे, यहां से आएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट x इक्वल टू ए। अब ये पॉइंट आ गया x इक्वल टू ए, जहां पर दोनों कर्व एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे पहले कर्व का डेरिवेटिव निकालोगे, m1 दैट डी एफ एक्स बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। अरे हाँ है ना? तो ये पहली लाइन का स्लोप हो गया। इसी पर क्या निकालोगे? दूसरी लाइन का स्लोप, दैट इज m2। m2 हो गया डी जी बाई डी एक्स, सेम पॉइंट x इक्वल टू ए पे। तो इंटरसेक्टिंग पे पहले का डेरिवेटिव, इंटरसेक्टिंग पे दूसरे का डेरिवेटिव, m1 m2 आ गए। दो लाइनों का अगर स्लोप पता है m1 m2 तो उनके बीच का एंगल tan थीटा होता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द कर्व्स। आया समझ में? तो सिंपल सी बात है, अगर आपको दो कर्व के बीच का एंगल निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। एक बार इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दोनों कर्व का क्या निकालोगे? डेरिवेटिव। वहां से m1 मिल गया, m2 मिल गया। एक बार m1 m2 मिल गया तो सीधा tan थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस, वहां से थीटा आएगा, वो थीटा आपका दोनों कर्व के बीच का एंगल होगा। प्रोसेस क्लियर? अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ही नहीं तो एंगल है ही नहीं, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना है। समझ गए तो? समझ गए भाई? चलिए इस पर बेस एक क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। नोट हो गया था तो ये, नोट कर लिया तो ये, तो लिखो फिर, इधर उधर क्या ताक रहे हो?
लिख लिया? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करिए। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व। तो पहला पॉइंट क्या करना है, दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर को किसके बराबर करना है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से 2x स्क्वायर क्या आएगा, 4। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट टू आएगी। मान लेते हैं एक पॉइंट है रूट टू, दूसरा पॉइंट माइनस रूट टू ले लेंगे। सिमेट्रिक कर्व है तो ज्यादा दिक्कत है नहीं, जो चीज रूट टू पे होगी वही चीज। अच्छा अगर x को रूट टू लेंगे तो y कितना आ जाएगा, है y 2 आ जाएगा। अरे बोलो, तो जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट रूट टू कॉमा टू हो गया। रूट टू कॉमा टू पे पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का डेरिवेटिव। तो पहले का डेरिवेटिव m1 कितना आ गया, माइनस टू रूट टू, और m2 कितना आ गया, टू रूट टू। अब बीच का एंगल थीटा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आंसर इज 4 रूट टू बाई 7। इससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक। तो एंगल निकालना इज नॉट अ बिग डील, बिग डील यहाँ है। अब आती है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल कर्व्स। क्वेश्चन मेजरली इसी पे पूछा जाता है। पहले समझेंगे ऑर्थोगोनल होता क्या है। आपने ऑर्थोगोनल का मतलब आज तक सिर्फ इतना पढ़ा है, ऐसे कर्व जिनके बीच का एंगल यानी जो 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं, इतना ही बुक में भी लिखा है। अब मैं इसका दूसरा मतलब आज बताऊंगा। ऑर्थोगोनल कर्व, ऑर्थोगोनल कर्व का मतलब बुक में इतना लिखा है कि इफ कर्व्स इंटरसेक्ट्स एट राइट एंगल, एट राइट एंगल, यानी अगर आपके कर्व राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं ऑर्थोगोनल। हाँ है ना। अच्छा दो कर्व अगर राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब जो उनकी टेंजेंट होगी उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना। इसका मतलब अगर एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स और एक कर्व है y इक्वल टू जे, अब जो कंडीशन लिख रहा हूं वो ध्यान रखिएगा। अगर उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट p x1 कॉमा y1 है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अगर उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है x1 कॉमा y1, तो x1 कॉमा y1 पे पहले कर्व का स्लोप, बोलो, और x1 कॉमा y1 पे दूसरे कर्व का स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, माइनस। नहीं आया समझ में। अगर आपने दोनों का स्लोप निकाला और उसका प्रोडक्ट -1 आ गया तो आप सीधा बोलेंगे कि दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और आ गया, यही कंडीशन आप यूज करेंगे जब आप ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगाएंगे। ऑर्थोगोनल की कंडीशन का मतलब होता है जब कर्व 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें, मतलब उनकी जो टेंजेंट हो उनके बीच का एंगल क्या हो जाए, 90। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब दूसरा मतलब जो ऑर्थोगोनल का है वो ये होता है कॉमन सेंस से सोचना। अगर दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो एक कर्व की टेंजेंट होगी वो दूसरे कर्व की नॉर्मल होगी। हाँ ये ना भाई, ऑब्वियसली ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो एक कर्व की टेंजेंट होगी वो साइमल्टेनियसली दूसरे कर्व की क्या होगी, ये ध्यान रखिए। अगर दो कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट टेंजेंट ऑफ वन कर्व इज नॉर्मल ऑफ अदर। आईटी ने इस थॉट प्रोसेस पे 3 बार सवाल पूछा है, सिर्फ इसी थॉट पे। लोगों को ऑर्थोगोनल का सिर्फ एक मतलब पता होता है, स्लोप का प्रोडक्ट माइनस। ये मतलब ज्योमेट्रिकली होता है जो लोगों को दिखता है मगर पता नहीं होता। यानी कि इसका मतलब हुआ एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ वन कर्व इज नॉर्मल फॉर अदर कर्व व्हेन कर्व्स intersect ऑर्थोगोनली। यानी जब दो कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो एक की टेंजेंट दूसरे की क्या हो जाती है, नॉर्मल।
ये हुई टेंजेंट और ये हो गई नॉर्मल। ये इसके लिए हुई टेंजेंट और ये इसके लिए क्या हो गई, सेम लाइन पी पर। ये डायग्राम बना लीजिएगा तो ये रिजल्ट दिमाग में रहेगा। डन है भाई, देख लीजिए कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। हो गया। हो गया ना। चलिए अब ऑर्थोगोनल का तीसरा रिजल्ट जो बहुत फ्रिक्वेंट यूज होता है, जिस पर बेस क्वेश्चन जेईई ने लास्ट ईयर 2 बार पूछा है, वो ये है कि अगर ए एक्स स्क्वायर ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन वाई स्क्वायर इक्वल टू वन एंड ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू वाई स्क्वायर इक्वल टू वन इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, देन एक कंडीशन आती है, वो कंडीशन निकालेंगे पहले। अभी आपने पढ़ा अगर दो कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस। मान लेते हैं लेट पी x1 कॉमा y1 इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अरे आप सोचो ना, दोनों कर्व को इक्वल करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना इज नॉट अ इजी टास्क, तो मान लेते हैं उसको। आज के बाद ये कैलकुलेशन हम दोबारा कभी नहीं करेंगे इस सिचुएशन में। एक रिजल्ट आएगा, उतना ही रिजल्ट लगाइएगा, उससे आपका पूरा कैलकुलेशन 5 मिनट का बच जाएगा। x1 y1 इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कर्व को क्या करेगा, बोलो, सेटिस्फाई, कर्व को सेटिस्फाई करा दो। करा दिया भाई। अच्छा, पहले कर्व का डेरिवेटिव अगर निकालोगे तो वो आएगा माइनस ए एक्स वन बाई बी वाई वन माइनस ए वन एक्स बाई बी वन वाई, यानी एक्स वन वाई वन, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्स वन वाई वन है ना। दूसरे कर्व का डेरिवेटिव सिमेट्रिक है, तो माइनस ए टू एक्स वन बी टू वाई वन। मैंने क्या कंडीशन बताई है कि अगर दोनों ऑर्थोगोनल है तो एम वन इंटू एम टू माइनस वन। इसका मतलब ए वन ए टू बाई बी वन बी टू इज इक्वल टू वाई वन स्क्वायर बाई एक्स वन स्क्वायर विद माइनस साइन। ये दिमाग में आया कि नहीं। अच्छा, यानी हमें चाहिए एक्स वन स्क्वायर बाई वाई वन स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, दोनों को करेंगे माइनस। तो ए वन एक्स वन स्क्वायर माइनस ए टू एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू बी टू वाई वन स्क्वायर माइनस बी वन वाई वन स्क्वायर। हमने दोनों को माइनस कर दिया है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है, एक्स वन स्क्वायर, अंदर क्या बच रहा है ए वन माइनस ए टू, यहां से क्या कॉमन आ रहा है वाई वन स्क्वायर, अंदर क्या बच रहा है बी टू माइनस बी वन। हमें चाहिए, क्या चाहिए, वाई वन स्क्वायर बाई एक्स वन स्क्वायर, तो क्या आएगा वो माइनस ऑफ बी वन ए वन माइनस ए टू अपॉन बी वन माइनस बी टू, दोनों को बराबर कर दो। तो ए वन माइनस ए टू अपॉन बी वन माइनस बी टू इक्वल टू ए वन ए टू बाई बी वन बी टू। इसका मतलब ए वन माइनस ए टू अपॉन ए वन ए टू इक्वल टू बी वन माइनस बी टू अपॉन बी वन बी टू। इसका मतलब वन बाई ए वन माइनस वन बाई ए टू इक्वल टू वन बाई बी वन माइनस वन बाई बी टू। ये ध्यान रखिएगा आज के बाद। यानी अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो वन बाई ए वन माइनस वन बाई ए टू, यानी एक्स के कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल का डिफरेंस y के कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल के डिफरेंस के बराबर होता है। नहीं समझ में आया। अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल। याद रखना ये रिजल्ट प्लस में लिखाया है मैंने, एक बार ये रिजल्ट माइनस में पूछा गया है, एक प्लस था एक माइनस था, तो उसके हिसाब से इसका कोफिशिएंट माइनस बी टू ले लेना है बस। समझ में आया। और रेसिप्रोकल का डिफरेंस ले लेना, रेसिप्रोकल का क्या ले लेना है, डिफरेंस। क्लियर है तो बोलो, सही है। जैसे क्वेश्चन में लिख देता हूं पहले, फिर ये नोट कर लेना। एक क्वेश्चन ये आया था कि एक्स स्क्वायर बाई टू वाई स्क्वायर बाई थ्री इक्वल टू वन एंड एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई फोर
इक्वल टू 1, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली फाइंड ए। फाइंड ए। अब सोचो, अगर आप x1 y1 x2 y2 पे चले गए होते तो फिर करना क्या था, x के रेसिप्रोकल यानी 2 माइनस ए, y का रेसिप्रोकल 3 माइनस 4, यानी कि a इक्वल टू 3। खत्म, एक लाइन का विद इन 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में एक आंसर 3 आ गया। भाई रेसिप्रोकल लेना है ना, बोलो भाई। तो 1/1/2, 1/1/a, 1/1/3, 1/1/4। बोलो भाई, समझ आया कि नहीं? तो सीधा आंसर कितना आ जाना है? 3। ज्यादा दिमाग इधर उधर नहीं लगाना। क्लियर है? तो जैसे ही आपको ये दिखेगा कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तुरंत आप ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगा देंगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट? बोलो। 15 मिनट दोगे तो टेंजेंट एंड नॉर्मल खत्म कर देंगे। बोलो। नहीं, क्लास तो नहीं है ना तुम्हारी अब? ओह, तब तो ले लेंगे, फिर तो राइट से ले लेंगे, फिर तो हक ही है हमारा लेने का। देखिए, बस एक चीज मेरे को और बतानी है, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। बस इतना और बचा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। उसमें सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं, उतना लिखना है। यहां तक ऑर्थोगोनल तक समझ गए हो ना? अब आओ, लेंथ ऑफ टेंजेंट प्लस सब टेंजेंट प्लस नॉर्मल प्लस सब नॉर्मल। चारों का मतलब क्या होता है ये समझ लो पहले। मतलब ये है कि मान लो एक कर्व था, ये एक्स एक्सिस था, उस कर्व पे आपने टेंजेंट खींची, उस कर्व पे आपने टेंजेंट खींची, अरे उस कर्व पे आपने नॉर्मल खींचा, यानी कि एक कर्व था y इक्वल टू एफ एक्स, उस पर हमने एक पॉइंट लिया P, दैट इज x1 कॉमा y1। ठीक है, उस पॉइंट पे खींची टेंजेंट, उस पॉइंट पे खींचा नॉर्मल। तो टेंजेंट एक्स एक्सिस को t पे कट करती है, नॉर्मल एक्स एक्सिस को n पे कट करता है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट जहां पर एक्स एक्सिस को कट करती है, उसी लेंथ को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। यानी अगर आपसे लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा जाएगा आज के बाद, तो आपको इतना डिस्टेंस रिपोर्ट करना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कहां तक, जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट करता है, ये लेंथ। लॉजिक से लेंथ ऑफ नॉर्मल कितनी लेंथ हो गई? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कहां तक, जहां पे नॉर्मल किसको कट करता है? एक्स एक्सिस को। तो ये वाली लेंथ हो गई लेंथ ऑफ, अरे हाँ ये ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दिख गया, वेरी गुड। जैसे इस पॉइंट को ऑर्डिनेट पे ड्रॉप करते हो, ये, तो ये इसको कट करता है एम पे। तो इसका मतलब हम ये कहते हैं टेंजेंट का जो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन होता है, उसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ठीक है, और जो नॉर्मल का प्रोजेक्शन होता है उसे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये चारों ले रखे। देखिए, इसका मतलब पीटी का मतलब हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, और पीएन का मतलब हो गया लेंथ ऑफ नॉर्मल, टीएम का मतलब हो गया लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और टी सॉरी एम एम एन एम ना, एन एम का मतलब हो गया लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, तो अच्छा फॉर्मूला ये होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है ऑर्डिनेट बाई एम। नहीं, लेंथ ऑफ नॉर्मल का मतलब होता है ऑर्डिनेट इनटू एम। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का मतलब होता है
हाँ, ऑर्डिनेट बाई एम। लेंथ ऑफ नॉर्मल का मतलब होता है y1 रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है y1 रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई एम। यहाँ पे m का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। कहाँ पर? एट x1 y1। और y1 का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। y1 सही है। अभी क्यों? देखो, जब आप इस पॉइंट को ड्रॉप करेंगे तो ये लेंथ y1 आएगी कि नहीं, बस ये बताओ। और अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है तो उस थीटा के टेन को ही हम स्लोप बोलते हैं। ये बात कितने लोग समझ पा रहे हैं? अरे बोलो। तो ये वाला एंगल हो गया टेन थीटा, दिखा? अब इस वाले ट्रायंगल में अगर आप टेन थीटा लगा दो, क्या लगा दो? टेन थीटा। किसमें? पीटीएम में। ट्रायंगल पीटीएम में टेन थीटा लगाओ, कितना आएगा बताओ? y1 बाई टीएम। y1 बाई टीएम। तो टीएम कितना आएगा? y1 बाई टेन थीटा, जिसे हम कहते हैं y1 बाई एम। एम आई करेक्ट? अरे बोलो भाई। अच्छा, कॉमन सेंस। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना बचा भाई? थीटा। ये कितने लोग समझ आए थीटा हो गया? क्योंकि ये एंगल राइट एंगल है ना ये, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना हो गया? थीटा। अब आ जाओ जरा ट्रायंगल पी एम एन में। ट्रायंगल पी एम एन में, पी एम एन, दिखा? इसमें भी लगा दो टेन थीटा, तो क्या आएगा? अब आएगा एम एन बाई वाई वन। तो एम एन की वैल्यू कितनी आ गई? वाई वन टेन थीटा, जिसे हम कहते हैं वाई वन एम। दिख गया कि नहीं? बोलो, कोई दिक्कत? यहां तक डन है? अच्छा, अब हमें चाहिए ये वाली लेंथ, और हमें ये वाली लेंथ y1 पता है, यानी इसमें लगा दे साइन थीटा। इस वाले ट्रायंगल में लगा दो साइन थीटा। तो साइन थीटा आएगा y1 बाई पी एन। तो पी एन कितना आ जाएगा? y1 कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को लिख सकते हो क्या? y1 रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हो y1 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी को लिख सकते हो y1 रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई। दिख गया भाई? बोलो। अच्छा, यहाँ पे आओ। हमें ये y1 पता है और ये लेंथ चाहिए, सॉरी, y1 पता है और ये लेंथ चाहिए, तो इसमें लगा दो cos थीटा। इस वाले ट्रायंगल में लगाओगे cos थीटा, तो क्या आएगा? पीटी बाई y1, नहीं नहीं, y1 बाई पीटी। क्या आएगा? y1 बाई पीटी। तो y1 पीटी कितना हो जाएगा? y1 sec थीटा। इसका मतलब y1 रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा, मतलब y1 रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब y1 रूट अंडर 1 प्लस। ठीक है? तो यानी याद रखने की टेक्निक ये है, सब में ऑर्डिनेट तो आएगा ही। जब हम नॉर्मल की बात करेंगे तो m यूज करेंगे, जब हम टेंजेंट की बात करेंगे तो 1 बाई एम यूज करेंगे। दिखा? जब हम नॉर्मल की बात करेंगे तो m यूज करेंगे, जब टेंजेंट की बात करेंगे तो 1 बाई। तो लेंथ ऑफ सब, क्या नाम, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल सीधा प्रोडक्ट ले लेंगे, तो यानी ये हो जाएगा y1 इंटू एम, तो ये हो जाएगा y1 बाई एम। यहाँ पे जब आप लेंथ ऑफ नॉर्मल करेंगे तो y1 को रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर से लेंगे, तो टेंजेंट में रूट अंडर 1 प्लस। और ये क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होते हैं। अच्छा, m का मतलब तो समझ गए, उस पॉइंट पे सीधा क्या निकाल देना? dy बाई dx। dy बाई dx रख के m निकाल लोगे। y1 उस पॉइंट का पता ही होगा, y1 इंटू एम करोगे तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, y1 बाई एम करोगे तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, y1 रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर करोगे तो नॉर्मल की लेंथ, और y1 रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर करोगे तो। कोई दिक्कत? हाँ, इधर बताओ। बोलो 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 बोलो, क्या पूछ रहा था ये? क्या बता ना, मैं सही कर दूं। अरे बताओगे?
क्या गलत लिखा बता ना, क्या पढ़ रहा था, हम भी पढ़ ले, क्या कह रहा था बोलो। ठीक है, तो चलिए अब टेंजेंट नॉर्मल का पूरा होमवर्क दे देंगे, आराम से सॉल्व कीजिएगा। अच्छा इस वीक में वो भी दे दूंगा मैं, वो जो मैंने क्वेश्चंस बोले थे आपको,